राजीव जी, राहुल गांधी दिनों दिन जैसा निखर के आ रहे हैं सामने, तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मैं उनका मुरीद होता हुआ जा रहा हूं। तो देखिए, सावरकर जैसे सवाल, कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर कांग्रेस बहुत ही ढुलमुल रवैया अख्तियार करती रही है। जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं, यह काम कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था। एक खास कोशिश चल रही है इस देश में। पहले वो कनफुकवा तंत्र के जरिए चलती थी, शाखाओं में चलती थी, फिर धीरे धीरे जैसा इनका बढ़ता चला गया तो अब वो खुल करके सामने आ रही है कि गांधी के समानांतर सावरकर को खड़ा करने की कोशिश ये लगातार होती रही है। और एक गांधी को डिमनिश करना जाए, गांधी को नीचे दिखाया जाए और सावरकर को ऊंचा बताया जाए कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत स्वातंत्र वीर सावरकर उनका नाम इस तरह से कहा जाए। कांग्रेस के नेतृत्व को पहले ये चाहिए था, बताना चाहिए था ये जो बातें आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि नहीं, वो वीर रहे होंगे, ठीक, उनका एक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान भी था, काफी वो लड़े थे, संघर्ष किया था उन्होंने। लेकिन जब अंडमान की सेलुलर जेल में वो रहे, उस तन्हाई में, मैंने उस तन्हाई को देखा भी है, काफी सकरी सी सेल है जिसमें एक आदमी को ठीक से सोने की जगह भी नहीं होती थी, और उसके सामने ही जिस तरह से क्रांतिकारियों की पिटाई होती थी या जिनको फांसी लगाई जाती थी, तो ये डरावना दृश्य जो बनता था, उन सारे दृश्यों के बावजूद वहां वो रहे, वो उनके भाई भी रहते थे। लेकिन यह भी एक सच है कि सावरकर जी ने कई चिट्ठियां लिखी थी माफी मांगने के लिए अंग्रेजों से। अब उनके लोग कहते हैं ये बात कि साहब वो एक टेक्निकल रणनीति के तहत किया था ताकि वो बाहर आए और बाहर आकर के अपना कुछ काम कर सके। लेकिन मैं जब इतिहास के पन्ने टटोलता हूं तो जेल से आने के बाद सावरकर जी का ऐसा एक भी काम नहीं दिखाई देता है जो भारत के स्वातंत्र आंदोलन में योगदान करने का हो। बल्कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई उनको 60 रुपए का जो वजीफा मिलता था, अंग्रेज सरकार उनको वजीफा देती थी, और एक बार उन्होंने कहा था कि साहब ये कम पड़ रहा है, थोड़ा इसको बढ़ाएं। तो वहां के कलेक्टर ने लिखा था कि वजीफा है, मेरी तनख्वाह से ज्यादा है। तो अब ये बातें तो कभी बताने की कोशिश की नहीं जाती, कभी बताई नहीं जाती। मुझे याद है आज जो मैं देख रहा था कॉन्फ्रेंस, मैंने सुनी नहीं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर जैसा देखा कि जो गोदी मीडिया के कुछ हैं या कुछ लोग हैं कि वो इंदिरा गांधी की चिट्ठी दिखा रहे हैं कि वो इंदिरा गांधी ने कोई चिट्ठी लिखा था सावरकर के बारे में, और डाक टिकट जारी हुआ था, संसद के केंद्रीय कक्ष में उनकी तभी हुई थी। ये सब बातें हैं, लेकिन यही नहीं है ना। इसके अलावे मतलब आप सीधी सी बात है कि स्वतंत्र आंदोलन में हिंदू महासभा का कुछ हद तक योगदान था, लेकिन भारत के विभाजन में सर्वाधिक योगदान है। सावरकर जब अध्यक्ष बने हैं हिंदू महासभा के, जो अधिवेशन हुआ उसमें प्रस्ताव पास किया कि हम लोग अलग अलग रहें, हिंदू और मुसलमान अलग नेशन हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये इनका प्रस्ताव था। 1942 जिसका महिला जिक्र कर रही थी ललिताबाई चितले, उस समय तो इन लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ उस समय भी दिया था। बल्कि जब कांग्रेस ने बहिष्कार किया था तो इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साझा सरकार भी बनाई थी। आज वो राजनीति कर रहे होंगे, अलग अलग कर रहे होंगे, लेकिन फजलुल हक प्रधानमंत्री में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, नेता थे, और बाद में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे, ये दोनों मिलकर के सरकार चलाए। ये बंगाल की सरकार थी। तो ये बातें तो कभी सामने आती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और जैसा अशोक कह रहे थे, मैं एकदम सहमत हूं उनसे कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है या भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके एक पक्ष को सामने रख करके कि उनका बहुत क्रांतिकारी, बहुत बड़ा ये था, योगदान था, लेकिन वो एक कतई नहीं कहना चाहेंगे कि नहीं सावरकर के हम विचारों से सहमत हैं। अगर विचारों से सहमत है तो वो तो गाय को भोज्य पदार्थ मानते थे, भोजन पदार्थ मानते थे। तो आप दूसरे आप हत्या क्यों लेकर के आप पूरे देश भर में बखेड़ा खड़ा करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस के जो अभी तक की जो विफलताएं रही हैं, उसका एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि जब कभी ज्वलंत मुद्दे सामने आए, खासतौर से सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के नाम पे जो मुद्दे आए सामने,
तो सीधे कन्फ्रंट करने के बजाय कांग्रेस के लोग अगले बगले झांकते रहे, या ये देखते रहे कि कहीं ये नाराज हो जाएगा तो कहीं मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो कहीं सिख नाराज हो जाएगा, तो कहीं हिंदू नाराज हो जाएगा, तो कहीं ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, तो कहीं दलित नाराज हो जाएगा। इस नाराजगी के फेर में सबको नाराज करते चली गई कांग्रेस। तो आज कम से कम राहुल गांधी कन्फ्रंट करने की राजनीति कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप सामने सवाल आ रहा है, मैं इसके जवाब के लिए हाजिर हूं। और कांग्रेस ने जो गलतियां की होंगी इतिहास में, जरूरी नहीं कि हम उसको भी ढोते फिरेंगे। अगर इंदिरा गांधी ने सावरकर की वीरता के पत्र के लिए कोई पत्र लिखा था तो हम नहीं मान सकते हैं, हो सकता है उन्होंने उस किन परिस्थितियों में लिखा होगा, लेकिन सच तो यह है उनका एक पत्र सामने है सावरकर जी का, जो उन्होंने लिखा था वायसराय को, और लिखा कि मोस्ट ओबीडियंट, आपके सबसे विश्वास पात्र के रूप में काम करेंगे, और उन्होंने विश्वास पात्र के रूप में काम किया। जब तक वो देश आजाद होने से पहले तक वो कांग्रेस के लिए ही थे, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो लिखा था कि कैसे कांग्रेस के आंदोलन को कुचला जाए, इसके लिए रणनीति बनाने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने सुझाव भी बहुत सारे भेजे थे, ये हिंदू महासभा के बैनर से हुआ था। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस या ये लोग क्या बातें करते हैं कि समझ में आता नहीं हमारे। तो भाई आप पीडीपी के साथ सरकार साझा कर सकते हैं, आप वन नेशन वन फ्लैग की बात कर सकते हैं, एक देश एक संविधान की बात कर सकते हैं, और महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं, जहां दो दो झंडे लगे होते हैं, एक तिरंगा लगा होता है, एक जम्मू कश्मीर का झंडा लगा होता है, और उसी सरकार में आप शामिल रहते हैं सारा का सारा। या भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, चौटाला परिवार के बच्चे के साथ आप सरकार साझा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप, चूंकि ये लोग कुछ भी करें तो गंगा नहाए हुए हैं ना, ये कुछ भी करेंगे तो सब ठीक है एकदम, लेकिन अगर कोई दूसरा कुछ भी करे तो वह गलत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस को नुकसान होगा, नफा होगा, मालूम नहीं है। और मुझे लगता, देखिए, जब चूंकि भाजपा और पीडीपी एक साथ समझौता कर सकती है, साझा सरकार चला सकती है, तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, शिवसेना की अपनी राय है वीर सावरकर के बारे, सावरकर जी के बारे में। देखिए, हमारे मुंह से भी बार बार वीर सावरकर निकल जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा घुट्टी पढ़ाई गई है वो आजादी से लेकर के अभी तक जो है, कि उन्होंने बहुत वीरता के काम किए, हमको नहीं दिखाई देता है कुछ भी। क्योंकि आप थक गए थे, हो सकता है थक गए थे, लड़ते लड़ते आपको लगा होगा कि नहीं साहब अब कुछ नहीं हो पाएगा, इससे आगे नहीं हो सकता है, तो आपने माफी मांगी। एक नहीं, कई चिट्ठियां लिखी थी, ये कई बार नहीं लिखी थी, कई बार लिखा था। तो उसके बाद तो है, तो इसीलिए जब वीर सावरकर की बात आती है तो हम उसमें माफी वीर सावरकर की बात करते हैं। अब उनको महात्मा गांधी से तुलना कैसे हो सकती है, महात्मा गांधी के बरस को उनको कैसे खड़ा किया जा सकता है, ये तो समझ से परे की बात है। तो हो सकता है राजनीतिक नफा नुकसान कब क्या होगा, गुजरात में इसका क्या फलाफल होगा, या हिमाचल तो वो बीत चुका है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो गुजरात का चुनाव दिखाई दे रहा है, वो चुनाव सीधा सीधा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्रित दिखाई दे रहा है। उसमें नहीं, देखिए, मेरा यही मानना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जब भी इस तरह के जो सवाल आए तो कांग्रेस इधर उधर की बातें करती रही, घुमाती रही, उससे मुंह मोड़ने की कोशिश करती रही। कम से कम एक आदमी है आज है जो कन्फ्रंट कर रहा है इशूज को, अगर उसको सामने आ रहे हैं इशूज तो उसका जवाब दे रहा है, वो बोल रहा है। और देखिए, ये कहना कि साहब सावरकर जी के नाम पे आने से गुजरात हार जाएंगे, तो यात्रा भटक जाएगी, ये हो जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस लगातार सत्तारूढ़ रही है, दशकों तक सत्तारूढ़ रही है, और सावरकर पे जो उसके विचार थे वही वहां उसके विचार रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि सावरकर के कारण जो है, जो एक लाइन जो खींची हुई है वो लाइन तो रहेगी रहेगी। आरएसएस की अपनी लाइन है, वो चितपावन ब्राह्मणों का जो संगठन है वो रहेगा, उनके लोग करते रहेंगे उनकी बातें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज गुजरात में जो जिस ढंग के जो देखने को मिल रहा है, पता नहीं, हम तो गए नहीं, लेकिन जिस ढंग की बातें वहां से देखने को मिल रही हैं, वो लोग अब सवाल करने लगे हैं कि भाई 27 साल हो गया आपका जो गुजरात मॉडल जो है विकास का, जिसकी आप इतना ढोल पीटते रहे, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बिजनेसमैन है गुजरात के लोग, रुपए का कीमत एकदम घट गया, डॉलर 81 रुपए 82 रुपए के भाव पे आज चल रहा है, 83-84 तक भी जा चुका था। तो इससे हासिल क्या हुआ? आपने 3 तलाक हटा दिया, चलो बहुत अच्छा काम किया, खुश हो गए, तालियां बजा ली, लेकिन हमको क्या हासिल हुआ? आपने 370 हटा लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात हो गई, लेकिन एक गुजराती को या एक मराठी को या एक उत्तर प्रदेश के आदमी को क्या हासिल हुआ उससे? अभी भी लाशें वहां से आ रही है, लोग हमारे मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, वहां के मजदूर मारे जा रहे हैं, तो हासिल क्या हुआ? आपने जो हिंदुत्व के जो जो मुद्दे उठाए थे
उन मुद्दों से क्या हासिल हुआ? गुजरात के विकास का मॉडल आपने देखा मोरबी में, अब हाईकोर्ट पूछ रहा है कि भाई बिना टेंडर के आपने कैसे दे दिया? वो जो बिजली का बल्ब बनाने वाली कंपनी थी उसको पुल बनाने का ठेका कैसे दे दिया? पुल की मरम्मत करने का ठेका कैसे दे दिया? रातों रात आपने हॉस्पिटल को चमकाने की कोशिश की, गुलाबी रंग की चादरें बिछा दिया हॉस्पिटल में। तो यही है गुजरात का विकास मॉडल। शिक्षा दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी जाकर एक स्कूल में बैठ गए बच्चों के साथ, 5-6-7 बच्चे थे और वहां वो जाकर के बैठ गए बच्चों के बीच में। पता लगा अगले दिन उसे स्कूल का आता ही पता नहीं, क्योंकि वो बनाया हुआ स्कूल था, रातों रात बनाया हुआ स्कूल था। तो अगर ये विकास का मॉडल है तो लोग अब सवाल करने लगे हैं। देखिए सच बात यही है आज की तारीख में, अब इनको इस बात से भी निराशा हो रही है। पहले इनको लगा था कि आम आदमी पार्टी वहां घुसेगी और अच्छा करेगी प्रदर्शन तो कांग्रेस कमजोर होगी। अब मुश्किल इनकी वो हो रही है कि आम आदमी पार्टी को जो कुछ भी वोट मिल रहा है वो शहरी इलाकों में मिल रहा है, जहां कांग्रेस पहले से थोड़ी कमजोर रही है, और ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी की कहीं पहुंच नहीं हो पा रही है। अब ये पहली बार देख रहा हूं मैं इस चुनाव में, इसके पहले 2017 तक के जितने चुनाव हो रहे थे 2002 के बाद से, कभी खुल करके कोई मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ बोलता नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनलों पर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई क्या हासिल हुआ, हमारे सामने सवाल है, ठीक है तुम जो जो कहते गए हम सबसे वही करते रह गए, गुजरात का लाडला बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, सब हो गया, लेकिन हमको क्या हासिल हुआ? ये सवाल जो है, यही सवाल मुख्य है। और मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने अलग ढंग से कही हो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा देखिए इसमें कोई दाव वाव पे लगा नहीं है, मैं दाव लगाने वाला हूं नहीं। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार के रूप में देखता हूं, सोचता हूं, जो सही बोलता है उसका समर्थन करता हूं, जो गलत बोलता है उसका मैं विरोध करता हूं। ये चिंता हमारी चिंता का विषय है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के बारे में एक लगातार एक अलग ढंग की इमेज लोगों के बीच बनती जा रही है, और जो कन्याकुमारी से लेकर के महाराष्ट्र के इलाकों में जिस ढंग के अनुभव साझा हो रहे हैं, जिस ढंग के लोग अफेक्शनेट होकर के उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। और अच्छा होता कि इस तरह के कंटेंशियस इश्यूज जो हैं उसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो अगर सामने आ रहा है बार बार तो उसे कैसे भाग सकते हैं? यही भागने की जो राजनीति रही है उसी ने को खामियाजा अभी तक कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मैं छोटा सा मिसाल दे रहा हूं आपको। गुजरात में, पंजाब में मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, एक बार सड़क कार से आ रहे थे, उनकी कार से एक खरगोश मर गया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, ड्राइवर से पूछा खरगोश क्यों मरा? ड्राइवर सपका गया। उन्होंने कहा नहीं तुम डरो मत, वो इसलिए मर गया कि जब तुम्हारे कार की लाइट पड़ी, उसके हेडलाइट पड़ी उसके ऊपर, वो तय नहीं कर पाया कि हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं। अब तुम अपने हिसाब से गाड़ी चलाते गए इसलिए वो मर गया। तो कांग्रेस का हाल यही रहा कि वो दाएं जाए कि बाएं जाए, इशूज पे क्या उसको लेना, अपना राय क्या बनानी है, ये तय ही नहीं कर पाती थी। उसको बार बार लगता था अरे इससे तो ये नाराज हो जाएंगे, अरे इससे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। उस नाराजगी के चलते सारे लोग नाराज होते गए। तो कम से कम आज एक आदमी जो है, जब भी इशूज आ रहे हैं, कंटेंशियस इशूज भी आ रहे हैं, तो बता रहा है कि नहीं कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये है, कांग्रेस की राय ये है, कांग्रेस की विचारधारा है। आपको अच्छी लग रही, बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही हो सकता है बहुत लोगों को नहीं लगती होगी, लेकिन अब लोग सोचने लगे हैं कि भाई साहब जो भ्रमजाल फैला के रखा था आपने अभी तक, उस भ्रमजाल से हासिल नहीं हुआ है कुछ भी। तो अब वो अपने अपने इशूज पे आ रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सावरकर का कोई इशू बहुत बड़ा गुजरात में बितंडा खड़ा कर पाएगा। क्यों खड़ा कर पाएगा? तो लोग कहेंगे साहब यार गुजरात के दंगे भी हमने देख लिए, उसका भी फलाफल देख लिया, उसके बाद भी, लेकिन हमारी हालत पे क्या, हमारी सेहत पे क्या पड़ा? हमारे बच्चे को रोजगार तो नहीं मिला ना। बिल्कुल। हमको आटा दाल या रसोई गैस की कीमत या पेट्रोल के दाम तो सस्ते नहीं हो गए ना। तो आप सब कुछ करो, लेकिन यार कुछ तो हमारे लिए भी सोचो ना। तो अब लोग ये सोच रहे हैं वहां पे, और चुनाव होगा तो इसीलिए आज मैं जो हालत इतनी खराब हो गई है, कांग्रेस के लोग 20-21 लोग अगर बगावत, बीजेपी के बगावत करके अगर मैदान में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है। अमित शाह जी को जाकर के वहां पे मनाना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि नहीं भैया माफ करो, आ जाओ फिर से काले में आ जाओ। तो कहीं ना कुछ है, कुछ तो खलबली है, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।